चल रही हमारी और सीधे चलेंगे दीपक जी आपके पास आना चाहूँगा जल्दी से कि अब सवाल यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। हर 2 घंटे पर वहाँ जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे काउंटिंग होगी, काउंटिंग सेंटर कह सकते हैं, वहाँ पर खासकर स्ट्रांग रूम से लेकर के जाते हैं इसको ईवीएम को और काउंटिंग सेंटर पे गिनती के वक्त काफ़ी चहलकदमी होती थी पहले, लेकिन आज चहलकदमी कम देखने को मिलेंगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है दीपक जी। उसके अलावा हर 2 घंटे में सैनिटाइजेशन का काम होगा और उसके अलावा जो लोग होंगे खासकर पार्टियों के लोग वो भी कम संख्या में होंगे, तो भीड़ भाड़ कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिजल्ट होंगे वो देर से आएंगे और इसीलिए आज हम सबको बहुत देर तक बैठना होगा इस लाइव कार्यक्रम में और लगातार अपने लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन ओवरऑल ये पहला मौका है ऐसा, हालांकि बिहार चुनाव में भी हमने देखा था, लेकिन बिहार चुनाव में कोरोना उतार पर था, लेकिन ये वक्त है दीपक जी जब कोरोना चढ़ाव पर है और जैसा कहा जा रहा है कि मई का महीना भारत के लिए बहुत ही एक खतरनाक महीना है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में आज का दिन चुनाव आयोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग पर नजरें टिकी हुई हैं उनकी, और साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं घुटने के बल पे है और चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां लगातार उठती रही हैं, पहले ईवीएम को लेकर के और अब इस मौके पर चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अब यहाँ जो ईवीएम में जाने वालों को जो सैनिटाइज किया जाएगा, काफ़ी सुरक्षा बरती जाएगी स्वास्थ्य संबंधी। तो अब ये ईवीएम हो चाहे जो भी मुद्दा हो, कुल जमा चुनाव आयोग अब बता रहा है कि कोरोना को लेके काफ़ी सशंकित है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चलिए देरी से ही सही इतनी सावधानी बरतनी चुनाव आयोग ने शुरू की। अगर यही काम पहले किया जाता, विशेषकर रैलियों में, तो जो सुपर स्प्रेडर्स थे उसमें जो हमारे कुछ महानुभाव हैं वो तो हैं ही, लेकिन चुनाव आयोग अपने आप में बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर साबित हुआ है। जो सावधानियां आज बरती जा रही हैं, इन स्ट्रांग रूम्स में या मतगणना केंद्रों में बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते उन रैलियों के मुकाबले। जहां चेक करना चाहिए था वहां तो चेक पर्याप्त नहीं किया गया। चलिए फिर भी ठीक है, इसी बात को लेकर कम से कम चुनाव आयोग की प्रशंसा कर दी जाए, वरना चुनाव आयोग को तो इस समय चारों ओर से गालियां ही दी जा रही हैं। तो ठीक है, सावधानी बरती जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये एक मुद्दा जो रह गया, आप थोड़ा सा मैं वापस ले जाना चाहता था आधार पूनावाला के मामले में, कि ये देश कितना सुरक्षित है या नहीं है ये भी साबित हो गया। दूसरे आप ये देखिए कि आधार पूनावाला को अपनी बात लंदन में जाकर कहनी पड़ी। क्या भारत के मीडिया के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि वह व्यक्ति अपनी तकलीफों को भारत की मीडिया के सामने कभी नहीं बता पाया। ये भारतीय मीडिया को भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हमारे ही देश का जो सबसे बड़ा आदमी जो इस समय वैक्सीन बना रहा है उसको अपनी तकलीफ बयान करने के लिए जाना पड़ रहा है दूसरे देश। एनीवे, अब आप इसमें जो आ रहा है सही है कि अब ये जो कुछ बची खुची साख बचाने के लिए ये सावधानियां बरतनी है चुनाव आयोग को, और अच्छी बात है जितने लोगों की जान हम बचा सके, जितने लोगों को सुरक्षित कर सके वो करें। और अब इसके कारण रुझान देरी से आएंगे, ये बात भी सही है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि आएंगे देर रात सही, कल सुबह तक सही, और जो भी नतीजे होंगे वो आप पहुंचा ही रहे हैं लोगों तक, तो इंतजार करें जी, इंतजार करें। और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में मतदान, और उसके बाद आज 2 मई का सबको इंतज़ार था। इससे पहले बहुत कुछ घटित हो गया है और आप जैसा जानते हैं कि इस पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। लेकिन दोस्तों, हमने असम और पश्चिम बंगाल की बात तो की थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन तीनों राज्यों की क्या स्थिति है उस पर चर्चा थोड़ी कम हुई। लेकिन तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है, 234 सीटें हैं तमिलनाडु में। एमके स्टालिन के ऊपर स्टेक है इस वक्त तमिलनाडु में। एमके स्टालिन जो हैं वो एक बड़ा चेहरा बन करके उभर सकते हैं। हो सकता है कि डीएमके अगर जीत कर आ जाए तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी आए। तो एमके स्टालिन कौन है, क्या है, जरा मैं दिखाना चाहता हूं ताकि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। साथ साथ जो परिस्थितियां बनेंगी, जिस प्रकार पहले रुझान
हमारे सामने होंगे, उन रुझानों से भी आपको अवगत कराएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि M.K. स्टालिन कौन है। तो M.K. स्टालिन के बारे में वो जी मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी M.K. स्टालिन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के तीसरे बेटे हैं, लेकिन आज तमिलनाडु की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है। स्टालिन को राजनीति विरासत में मिली है। स्टालिन ने शुरुआत से ही राज्य की राजनीति पर ध्यान दिया। करुणानिधि ने भी पार्टी में स्टालिन को बड़ी जिम्मेदारी दी और जब करुणानिधि का निधन हुआ तो पार्टी की कमान स्टालिन को सौंपी गई। स्टालिन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पहली बार डीएमके ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब उनकी पार्टी 10 साल से राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। स्टालिन के लिए चुनौतियां कम नहीं है। राजनीति में उनका ये सफर शुरुआत से ही मुश्किलों भरा रहा। विपक्ष के साथ ही उन्हें अपने परिवार में भी चुनौती का सामना करना पड़ा। स्टालिन के सौतेले भाई M.K. आलागिरी ने स्टालिन को शुरुआत में ही नेता मानने से इनकार कर दिया था। भाइयों की इस लड़ाई में पार्टी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि 2019 लोकसभा चुनावों में राज्य में डीएमके गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद से ही स्टालिन को तमिलनाडु के भविष्य का सीएम माना जाने लगा था। स्टालिन का राजनीतिक करियर 14 वर्ष की आयु में 1967 के चुनावों में प्रचार के साथ शुरू हुआ। 1973 में स्टालिन को डीएमके की आम समिति में जगह मिली। स्टालिन पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उन्हें आपातकाल का विरोध करने के लिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। स्टालिन 1989 के बाद से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चेन्नई के 1000 लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार चुने गए। स्टालिन 1996 में इस शहर के पहले सीधे तौर पर निर्वाचित मेयर बने थे। 2001 में स्टालिन एक बार फिर से मेयर चुने गए। 2009 में उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वे तमिलनाडु के पहले उप मुख्यमंत्री बने। 2011 में वो 1000 लाइट्स की जगह चेन्नई के कोलाथुर से चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। 2016 में भी इसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की, जहां वो तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। 2017 में उन्हें पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2018 में पार्टी के अध्यक्ष कलाइग्नर एम करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी की जनरल काउंसिल द्वारा स्टालिन को द्रमुक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। टीवी लाइव की रिपोर्ट। तो स्टालिन को अभी आप देख रहे थे कि कौन है स्टालिन, उनका राजनीतिक करियर क्या है, लेकिन इसी बीच देखिए ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो पहला रुझान आ गया है, ये भी पश्चिम बंगाल से। 3 सीटों पर टीएमसी और 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये रुझानों में खाता खुल चुका है बीजेपी का और टीएमसी का, और अब सीधे आप तक ऐसी खबरें आती रहेंगी। 5 सीटों पर जो रुझान आए हैं ये आप देख लीजिए कि ये 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर 5 नहीं, ये 6 हैं। तो 3 सीटों पर टीएमसी और 3 सीटों पर बीजेपी। ये 5 राज्यों के चुनाव, उसमें से पश्चिम बंगाल के जो रुझान है वो हमारे सामने है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 3 सीटों पर टीएमसी आगे है रुझानों के आधार पे। और जैसा आप जानते हैं कि ये पहला रुझान है और वो भी पश्चिम बंगाल से। और शुरुआत में जैसा कि आपको पता है कि बैलेट पेपर्स के जो उसके द्वारा जो मतदान की प्रक्रिया होती है उसकी गिनती चल रही है और पहला रुझान आया है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी 3 और टीएमसी 4। अब देखिए 7 सीटों के रुझान जिसमें टीएमसी अब 8 सीटें, ये लगातार बढ़ती जाएंगी दोस्तों, लगातार बढ़ती जाएंगी। आप देख रहे हैं 5 और 3 8 सीटें। अमरिंदु जी 8 सीटों में रुझान और पहला रुझान है, ये आप सबको मतलब तमाम। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आपको कहता हूं अजय जी। और रुझान अब हमारे सामने है 8 सीटों के रुझान, उसमें से 5 पर टीएमसी 3 पर बीजेपी। पहली प्रतिक्रिया आप तीनों की चाहूंगा। सबसे पहले अजय जी आपके पास। अभी बहुत जल्दी है कि इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा अभी मैं, और कम से कम 15 मिनट इंतजार जरूर करना चाहूँगा। दीपक जी आपके पास।
नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अभी अभी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और जिस चीज हाँ, के लिए बिल्कुल, आज बैठे हैं, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के रुझान, जिसमें से 6 सीटों पर अब टीएमसी है और 3 पर बीजेपी। बिल्कुल। ये अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हमको थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन ये बात है, मुझे लगता है ये स्थिति बनी रहेगी। ये कड़ी प्रतिस्पर्धा तो पहले से ही अपेक्षित थी पश्चिम बंगाल में, और शायद असम में भी शायद इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। छोटी सी घट-बढ़ के साथ 5-7, 5-7, 5 में दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला होता रहेगा। हमें और रुकना चाहिए अभी। सीधे अमलेंदु जी, क्योंकि ये शुरुआत, जैसे शुरुआत कहते हैं ना कि चलो आप भी इस उसमें थोड़ा अंजलि आप भी दे दे, करांजलि या पुष्पांजलि, जो भी अंजलि कहें, तो ये जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी बहुत जल्दी है, और खासतौर से एक तो क्योंकि बैलेट का है ये अभी मामला, तो बैलेट से पूरी दिशा एक तो स्पष्ट नहीं होगी। मतलब पहले राउंड की पूरी आ भी जाए सबकी, सारी सीटों की, उसके बावजूद जो है हम ये नहीं कह पाएंगे कि किस दिशा में जा रही है राजनीति। ये कम से कम चौथे या 5वें राउंड के बाद जो है कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट होना शुरू होगा कि अब किस दिशा रही है। तो इसलिए अभी तो बस ये देखते जाइए कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, और कौन आगे हुआ और कौन फिर पीछे चला गया। तो अभी यही स्थिति चलती रहेगी, और इस पे ही हम लोग अभी चर्चा करते रहेंगे कि अब ये आगे चला गया थोड़ा सा और ये थोड़ा सा पीछे चला गया। अभी निर्णायक बात जो है अभी कुछ नहीं कही जा सकती कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, या कौन जीतेगा या कौन हारेगा कुल मिला करके। और मतलब इस रुझान पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ईवीएम का भी अगर ये होता तब भी जो था थोड़ा बहुत स्थिति जो थी वो स्पष्ट हो सकती थी, एक हल्की सी लाइन दिख सकती थी, लेकिन इससे नहीं लगता मुझे कि वही लाइन। अमलेंदु जी, केरल से भी हमारे सामने रुझान है, और केरल में 7 सीटों के रुझान, 7 में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 2 पर यूडीएफ। केरल में एलडीएफ को इस वक्त रुझानों के आधार पर बढ़त है, और बहुत मामूली सीटें हैं। 7 सीटें, 7 में से 5 पर एलडीएफ हम देख रहे हैं, जबकि यूडीएफ 2 सीटों पर। इसी प्रकार असम से एनडीए यानी कि बीजेपी घटक दल जो हैं वो 2 सीटों पे, 2 के रुझान, 2 पर एनडीए आगे है, और यूपीए और आदर्श का खाता अभी खुलना है। तमिलनाडु के रुझान अभी हमारे सामने नहीं है, पुदुचेरी के रुझान हमारे सामने नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि 9 सीटों में से 6 पर टीएमसी आगे है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर। 5 राज्यों में आज वोटों की गिनती चल रही है दोस्तों, और लगातार नीचे जो आप देख रहे होंगे, सबसे नीचे टॉप न्यूज, उसमें अलग अलग जगहों पे कौन कहां आगे है वो हम लगातार दिखाते रहेंगे। अब इस बीच आप देखिए कि केरल से जो खबर आ रही है, 10 सीटों के रुझान, 10 में से 7 सीटों पर एलडीएफ और 3 सीटों पर यूडीएफ। उसी तरह पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि टीएमसी 10 में से 7 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 सीटों पर आगे, और असम में 2 सीटों पर बीजेपी आगे। तो ये लगातार नीचे अलीपुरद्वार से बीजेपी को बढ़त है। आप ये तमाम खबरें आपके सामने पेश होती रहेंगी। बांकुड़ा में बीजेपी को बढ़त है, तो कहीं बीजेपी कहीं टीएमसी, ये खबरें आपके पास रहेंगी। नादिया की 2 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो ये बातें, ये खबरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय सिंह जी हैं, दीपक पासपोर्ट जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय। हमारे तीनों साथी वरिष्ठ पत्रकारों की टोली हमारे साथ में है, और साथ साथ आप तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, और आपके विचार भी यहाँ पे हम लगातार रख रहे हैं, और साथ साथ हम ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। अभी तक आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में 12 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं, उन रुझानों के आधार पर 9 सीटों पर टीएमसी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। उसके अलावा केरल में हम देख रहे हैं कि 17 सीटों के रुझान हमारे सामने आए हैं, जिनमें से 10 सीटों पर एलडीएफ और 7 सीटों पर यूडीएफ, जबकि असम काफी पीछे अभी है, 2 सीटों के रुझान असम से, और उन 2 में से एनडीए के खाते में दोनों सीटें जाती हुई रुझानों के आधार पर दिखाई दे रही हैं। अभी तक हमारे सामने तमिलनाडु और पुदुचेरी का खाता नहीं खुला है। तो ये चलता रहेगा पश्चिम बंगाल, और ये
आंकड़े ये गिनती चलती रहेगी। जैसे पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं 14 सीटें 10 और 4, उसी तरह केरल में 17 सीटें 10 और 7, इसी तरह असम में अब यूपीए का खाता खुला है रुझानों के आधार पे, यूपीए 1 सीट और एनडीए 3 सीट। तो कहां कौन बाजी मारने वाला है, ये बहुत ही बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, इस कार्यक्रम को देखते रहिए दोस्तों। और हम लगातार आप तक ब्रेकिंग खबरों के आधार पे, जैसे असम में 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है, जैसे देख रहे हैं केरल में 14 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ 7 सीटों पर आगे है, जबकि शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बढ़त है, 15 सीटों में से 11 सीटों पर टीएमसी आगे है। और ये आप लगातार देख रहे हैं कि असम में बीजेपी को बढ़त है 3 सीटों पे, 4 के जो रुझान आए हैं सामने, 4 में से 3 सीटों पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगे है।